हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना। और मैट्रिक्स में अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसी डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का एक बार हम पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसको हम समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट बनता कैसे और क्या होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है। मैट्रिक्स अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता है। मैट्रिक्स अपने आप में क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन है? एलिमेंट्स का और नंबर्स का कलेक्शन है। उस प्लेस पे आप कुछ भी फिल कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहां पे लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यानी अगर आप इस तरीके से सोचो कि हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक कोई ना कोई नंबर होता है ना। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब चीजें हैं कि क्या हम हर एक मैट्रिक्स किसी नंबर से एसोसिएटेड होता है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हम सिर्फ किसका निकालते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट हम सिर्फ किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिर्फ निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डेफिनेशन, for every square matrix A, और A को इन जनरल फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो Aij और n क्रॉस n हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? n का ऑर्डर है, ठीक है। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A वी कैन, है ना, फॉर एवरी स्क्वायर नंबर A अ नंबर, ये नंबर क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अ नंबर एसोसिएटेड विथ दैट मैट्रिक्स A is called determinant of मैट्रिक्स A, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में दो तीन बातें हैं, हर एक बातों को हम एक बार अलग अलग करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, और इसी में एक और पॉइंट लिख लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, है ना। तो इसको डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे इस टाइप से लिखा रहता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में कहीं कहीं पे DET ऑफ A लिखा रहता है ना। तो DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, और कहीं कहीं पे ये वर्टिकल लाइन के बीच में एक मैट्रिक्स A लिखा रहता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के साइड में अगर वर्टिकल लाइन डाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का नोटेशन होता है, देख लेना। मैक्सिमम टाइम पे ये वर्टिकल लाइन वाला नोटेशन ही चलता है, ठीक है। तो पहली चीज जो डेफिनेशन में देखो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट हम सिर्फ किसका निकाल सकते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अ नंबर एसोसिएटेड विथ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो नंबर एसोसिएटेड होता है वही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ना, और इसी को हम DET ऑफ A लिखते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है? इज अ नंबर। ये क्या है? एक नंबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना
कि ये एक नंबर है, ये नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग अभी के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम पे रियल नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। और वो नंबर किससे एसोसिएटेड होता है, इस मैट्रिक्स ए से एसोसिएट होता है ना। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएटेड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और कलेक्शन ऑफ नंबर्स है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे, है ना। जबकि ये क्या है, दिस इज अ नंबर, एक सिंगल नंबर है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ नंबर है जबकि ये एक सिंगल नंबर है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है ये आपस में एक नंबर से रिलेटेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इस तरीके से इसको सोचोगे, एक फंक्शन की तरह आप सोच सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास मान लो बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। मान लो यहां पे मैंने मैट्रिक्स ले लिया, यहां पे मैंने मैट्रिक्स ले लिया A1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई ना कोई एक नंबर होगा, है कि नहीं। तो यहां पे एक नंबर मान लिया, वो नंबर क्या है, K1 है। दूसरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इससे भी एसोसिएटेड कोई ना कोई नंबर होगा, K2। एक तीसरा मैट्रिक्स लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे भी नंबर होगा K3। क्या A3 K2 से रिलेटेड नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि A3 जो नंबर एसोसिएटेड हो और A2 जो नंबर से एसोसिएटेड हो, दोनों सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही मैट्रिक्स दो नंबर से एसोसिएटेड नहीं होगा, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही नंबर से एसोसिएटेड होगा, हो सकता है वो दोनों सेम टाइप का हो, ठीक है। A4 हो जो इससे रिलेटेड हो, और इस टाइप से आपके पास जितने भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किसी न किसी नंबर से, है ना, रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं यहां पे ये करूं कि जितने भी मैट्रिक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं, इन सब का मैं एक कलेक्शन बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, एक कलेक्शन बना लेता हूं, ठीक है। तो ये सारे मैंने कौन सा कलेक्शन बना लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन, और इसको मैं M नाम दे देता हूं। इस तरफ जो नंबर्स है, इस नंबर्स को मैं भी एक कलेक्शन बना लेता हूं, और इसको भी मैंने एक सेट का नाम दे दिया कैपिटल K, ठीक है। कैपिटल K की वैल्यू K1 K2 K3 का कलेक्शन है, ठीक है। K1 K2 K3 क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब देखो, सेम टाइप का एक्सप्रेशन आपने पहले भी कहीं पे पढ़ा था, याद होगा, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो एरो डायग्राम में इसी टाइप का तो कुछ बना था, है कि नहीं, रिलेशन फंक्शन वाले पार्ट में। और वहां पे क्या था कि दो सेट हुआ करता था। यहां पे भी देखो हमारे पास दो सेट है, M और K, है ना। और इस दोनों के बीच में एलिमेंट्स आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। यही जो F होगा, यही रिलेशन क्या कहलाएगा, जो मैट्रिक्स और नंबर्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है ना, यही क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट को आप किस तरीके से सोच सकते हो, यहां पे मैंने, है ना, एक फंक्शन की तरह सोच सकते हो। फंक्शन जो मैंने यहां पे दो सेट लिया, M2K, ठीक है। अगर कोई मुझे पूछता है कि M क्या है, ठीक है, तो मैं यहां M को साइड में डिफाइन कर रहा हूं। M हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। और कैपिटल K क्या है आपके पास, कैपिटल K जो है हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। कौन सा नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहां पे अब क्या होगा एक्चुअली में, कि आप देखोगे कि जो आपका फंक्शन f है, ये फंक्शन f क्या करेगा, इस M से एक मैट्रिक्स चूज करेगा, है कि नहीं। और ये मैट्रिक्स A आपको क्या देगा, एक नंबर देगा K, जो कि K कहां पे बिलोंग करेगा, सेट कैपिटल K में, है ना। सेम टाइप से जो हम डिफाइन करते हैं ना, है कि नहीं। यहां पे A किसको बिलोंग करेगा, सेट A को, और ये जो स्मॉल k है ये किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल K को, ठीक है। तो ये मेरा
कैपिटल के है, ठीक है, ये मेरा कैपिटल के है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही फंक्शन क्या है एक्चुअली में, डिटर्मिनेंट है ना। तो डिटर्मिनेंट को आप इस तरीके से सोच सकते हो कि वो क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एफ ऑफ ए ही क्या कहलाता है, एफ ऑफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली में करता क्या है कि कोई वो एक मैट्रिक्स लेता है सेट से, है ना, वो एक मैट्रिक्स लेगा और उस मैट्रिक्स को एक नंबर से वो एसोसिएटेड करेगा, है ना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का काम बस यही है ना। जैसे अगर मैं अब नोटेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि नोटेशन किस किस टाइप का होता है। तो नोटेशन देखो, नोटेशन इजी है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा हमें लेना है, तो मान लो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स एक ले लिया, एक दूसरा मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ये 3 क्रॉस 3 का। वैसे ही आप 4 क्रॉस 4 का भी ले सकते हो, 1 क्रॉस 1 का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर से जो एसोसिएटेड, इस मैट्रिक्स से जो एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट होगा वो हम कैसे लिखेंगे। तो आपको याद है कि इस मैट्रिक्स के साइड में आपको क्या लगाना पड़ता है, वर्टिकल लाइन लगाना पड़ता है। और वर्टिकल लाइन लगाने का मतलब होता है कि इस वर्टिकल लाइन के बीच में ही आपको एलिमेंट्स को लिखने हैं। और एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, सेम उसी प्लेस पे जहां पे ये पहले से था, ठीक है। तो इसमें अंदर में एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, बस जो स्क्वायर लगा हुआ था उस स्क्वायर को चेंज करके हमने वर्टिकल लाइन कर दिया, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आप क्या करो, सिंपली उसमें वर्टिकल लाइन के बीच में सेम एलिमेंट को आप फिर से लिख दो, ठीक है। तो यहां पे जब आप एलिमेंट्स को लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 3, है ना, और 1 3 4 जो एलिमेंट है जिस प्लेस पे है, प्लेस भी हम सेम कर रहे हैं और ये भी हम सेम कर रहे हैं। लेकिन देख लो नोटेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, लेकिन ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि ये आपको क्या देगा, एक नंबर देगा। ये क्या है, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, नंबर है। जबकि आपको यहां पे देखो मैट्रिक्स के तरह ही ये एलिमेंट भी पर्टिकुलर प्लेस पे है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक नंबर है। नंबर मतलब जैसे रियल नंबर होता है आपके पास, उस तरीके से एक नंबर है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वैसे एक नंबर है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ठीक है। आप क्या, हम मुझे ये बताओ कि क्या हम ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्या, क्या ये पॉसिबल है, बताओ। ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैट्रिक्स को हम किसके कंपेयर करते हैं, मैट्रिक्स से ही कंपेयर करते हैं। जबकि ये क्या है हमारे पास, ये नंबर्स है ना, ये क्या है, नंबर्स है, ठीक है। अगर कोई मुझे ये देता है, मैंने एक अलग मैट्रिक्स बनाया, मान लो ये बी बनाया, ठीक है, क्या ये सही लिखा हुआ है, बताओ, क्या ये सही लिखा हुआ है, बताओ। क्या मैं ऐसा एक मैट्रिक्स बना सकता हूं, ये मैट्रिक्स में क्या बना सकता हूं, बी मैट्रिक्स। हाँ, ऐसा मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो लोकेशन पे एक नंबर फिक्स है ना। और यही तो मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक नंबर होता है ना। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखो क्या एक नंबर है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अपने आप में एक नंबर होता है। तो यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है। ये कोई सी मैट्रिक्स होगा, ये कोई डी मैट्रिक्स होगा, उसका होगा। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेकिन कभी भी हम मैट्रिक्स को, है ना, डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं करेंगे, है ना। मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं करेंगे। अगर कोई मुझे ये पूछता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ए इक्वल टू बी, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, और क्या ये स्टेटमेंट सही है ना। ये 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पास। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा, आप समझ सकते हो, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है,
ए मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन, लेकिन ये पॉसिबल है। मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरफ मैट्रिक्स है, इस तरफ डिटरमिनेंट है। ये वाला भी क्या है? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर को आप नंबर के इक्वल तो कर ही सकते हो, है ना। तो सर्टेन कंडीशन के अंदर ये चीजें इक्वल हो सकती है। तो कंडीशन आपको समझ में आ रहा है ना। तो डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या है? एक नंबर है ना। उसको हमेशा हमें नंबर की तरह ही सोचना है। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि ये जो डिटरमिनेंट होता है ए, और आपने सेम टाइप का एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ा था, है ना। तो क्या ये दोनों चीजें सेम होती है? क्या ये दोनों चीजें सेम है? ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स है। और ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ऑलवेज ये क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जबकि ये क्या है? ये एक डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इसको मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मॉड, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ये वैल्यू बस एक सिंबल है डिटरमिनेंट का, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स वगैरह में किया भी होगा, है ना, और वेक्टर वगैरह में भी आपने किया होगा कि डिटरमिनेंट कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट। तो हम डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस चीज को सीखते हैं। तो हर एक टाइप के मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट सीखना है, ठीक है। हर एक टाइप के मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट सीखना है। तो किस किस टाइप के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सीखना है? हमें सीखना है सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट सीखना है। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स? 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। और 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स कैसे निकलता है, और 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स किस टाइप का दिखाई पड़ता है? इस टाइप का होगा। तो ये 1 क्रॉस 1 होगा, है ना। और इसको मैं अगर ए मान लेता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? सिंपली ए ही होगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 में जितना अंदर में एलिमेंट दिया हुआ है, सेम वही एलिमेंट यहां पे आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पे -2 ले लेता हूं, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हम क्या बताएंगे? -2 ही बताएंगे, ठीक है। यहां पे देखो, मॉड ये नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट है, ठीक है। अगर सी आपका 0 है 1 क्रॉस 1 का, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या होगा? 0 ही होगा। अगर आपने डी ले लिया 1 क्रॉस 1 का, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में हमेशा हमें क्या करना है? सिंपली जो एलिमेंट दिया हुआ है, बस उसी एलिमेंट को हमें वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो लेकिन ये याद रखना कि फिर भी हम दोनों में एक एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स भी डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो यहां पे भी हम ये 1 इक्वल टू 1 ये हम अभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब आपने किया होगा पहले। तो देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं मैट्रिक्स ए ले लेता हूं 2 3 4 2,
ठीक है, और यहाँ पे 5 ले लिया और 6 ले लिया, 7 ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लिया। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, एलिमेंट को आपको सेम जगह पे लिखना है, बस स्क्वायर के जगह पे हम इस टाइप से एलिमेंट पुट कर देंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग अभी बाद में करते हैं, पहले इन जनरल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस टाइप से A1 A11 A12, याद होगा A21 A22, ठीक है। और इसका जब हम मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेशन होगा, है ना, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, है ना। तो 2 क्रॉस 2 में क्या करना है समझ में आ रहा है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना कि ये डिटर्मिनेंट में नहीं करेंगे, ये मैट्रिक्स में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, डिटर्मिनेंट में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, A11 सेम उसी प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्योंकि हमें पता है कि ये एक नंबर देने वाला है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना क्या है, काफी इजी है। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, इस मैट्रिक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2। तो देखो 2 एक नंबर आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो 2 क्रॉस 2 में बस आपको सिंपली ये करना है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, -1 2, है ना, -3 और ये 2, ठीक है। यहां पे अगर मैं बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करूं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं इसका, तो सेम पोजीशन पे हम एलिमेंट को लिखेंगे, एलिमेंट के पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बस सिंपली 2 क्रॉस 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो क्या होगा, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और माइनस साइन आएगा, और ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ठीक है। तो ये माइनस साइन हमें इस क्रॉस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2 और ये माइनस माइनस प्लस 6, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 4, क्लियर है। तो 2 क्रॉस 2 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे भी मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं इन जनरल फॉर्मेट में, ये क्या होगा, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है। तो अब लास्ट क्लास में लास्ट जो मैट्रिक्स हमने किया था वहां पे आपको मैंने सब मैट्रिक्स बताया था, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सब मैट्रिक्स ही बनाते हैं। तो जो आपको बेसिक आइडिया पता है, बेसिक आइडिया यही पता है कि डिटर्मिनेंट जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 का हमें पता है, ठीक है। तो पहली चीज कि हम जब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट लिखना तो ईजी है ना, सिंबल फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। तो जब हम इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे तो पोजीशन तो सेम रहेगा, ठीक है, बस स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइंस 2 आ जाएंगे, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस क्या बताता है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और वो नंबर खोजना है जिसके साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का तो हमें पता है, लेकिन 3 क्रॉस 3 का हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्योंकि ये नंबर होता है ना, क्योंकि ये नंबर होता है तो इसको ओपन करने का, है ना, मैट्रिक्स को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, यहां पे देखो डिटर्मिनेंट पहले इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था,
इसको मैंने एक्सपेंड करके ये लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट में था, इसको एक्सपेंड करके ये लिखा। तो इसको बोलते हैं कभी कभी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना, और कभी कभी क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन करना भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट को यहां पे कैसे ओपन करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखो कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज मैं यहां से इसके अबाउट ओपन करता हूं, ठीक है। तो मैं किसके अबाउट ओपन कर रहा हूं, अबाउट R1, ठीक है। तो मैं रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं। तो जब आपको रो 1 के अबाउट ओपन करना होगा तो आप क्या करोगे, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे, है ना। रो 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, बच जो गया। अब हमें एक एक कॉलम वाइज बढ़ना है, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, ये वाला। तो इस कॉलम में देखो जहां पे क्रॉस हो रहा है, पहले उस एलिमेंट को आप लिखो। तो A11 लिखा, क्लियर है। हमने क्या लिखा, A11 लिखा। और ये पहला रो का मतलब, कॉलम का मतलब ये हो गया कि पहले कॉलम के एलिमेंट को भी हमें इग्नोर कर देना है। बच कितना गया, देखो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A22, A23, A32, A33, क्लियर है ना। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखोगे तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। और यहां पे हमें -1 की पावर, इस कौन सा पोजीशन है, ये 1 1 का पोजीशन है ना। तो यहां पे आपको 1 + 1 दोनों को ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, है ना। तो -1² कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो इस पोजीशन का अगर आपसे कोई साइन पूछता है, इस पोजीशन का साइन कितना होगा, प्लस का, समझ में आ रहा है। इस पोजीशन का साइन कितना होगा, माइनस का, क्योंकि यहां पे कितना है, ये 1 2 है। तो 1 2 को ऐड करोगे तो -1⁻³ आएगा, है ना। तो यहां पे मैं इसलिए डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूं। जब सेकेंड वाला मैं लिखूंगा तो फिर से क्या लिखूंगा, प्लस -1⁻, इस वाले एलिमेंट को चूज करेंगे, है ना। तो देखो पहला वाला काम हमारा हो गया। अब दूसरे कॉलम पे आते हैं। दूसरे कॉलम में एलिमेंट क्या है, A12। तो A12 लिख दो, और -1 की पावर A12, है ना। A12 का साइन, पोजीशन को आप रो और कॉलम को ऐड कर दो। तो रो और कॉलम को ऐड करके कितना मिला, 3। तो -1 कितना हो गया, 3। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिखता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, A12, है ना। तो यहां पे देखो साइन जो है, हर एक एलिमेंट का साइन इस तरीके से मूव कर रहा है, प्लस माइनस प्लस, दिख रहा है ना। तो जिस पोजीशन पे है -1 की पावर, उस पोजीशन का सम आप कर दो रो कॉलम का, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाले पे जब आ गए तो इसका माइनस साइन था, तो यहां पे मैंने माइनस लगा दिया। एलिमेंट कौन सा है, A12 है, तो A12 लिखा। A12 में पहला रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर करने के बाद क्या बचा, देखो क्या बचा हमारे पास, A21, ये बचा, ये बचा, ये और ये, इन दोनों को आप यहां पे लिख दो, 2 3, A31 और A33, क्लियर है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद सेकेंड वाले रो का हो गया, सेकेंड वाले कॉलम का हो गया। अब थर्ड कॉलम पे आओ। थर्ड कॉलम का साइन कितना है, इस वाले एलिमेंट का प्लस। तो यहां पे मैं प्लस A13 लिखूंगा। और A13 एलिमेंट को, थर्ड कॉलम को हटाने के बाद देखो क्या बचा, फिर से आपका 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बचा। तो क्या है, A21, A22, A31, A32, है ना। और इसको हमें क्या करना है, सिंपली इस वाले पार्ट को आप, बस हमें इसी को अब सॉल्व करना है ना। तो देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 क्रॉस 3 का था, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये मैं अपना काम, यहां पे काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बस देखो ये 1 2 था। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब आपको 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करना है, तो 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 के डिफरेंट सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैंने पहले वाले के लिए किया, और इसको तो सॉल्व करना आता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो A11 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके साथ। तो ये कितना आ गया, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, दिख रहा है, माइनस, फिर से आप इसको लिखो और इसको ब्रेक कर दो। ये कितना हो गया, A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है, प्लस A13
A13 और यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना दे देगा, A21 A32 माइनस A31 A22, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। कितने डिटर्मिनेंट की, ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का जो पार्ट था, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो ये जब कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो देखो अब ये चीज है, यही चीज को आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो उस तरीके से मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना, तो नंबर हो जाएगा। लेकिन यही जो कैलकुलेशन है ये मैंने किसके अबाउट ओपन किया है, रो 1 के अबाउट ओपन किया है। यही कैलकुलेशन आप किसके अबाउट कर सकते हो, रो 2 के अबाउट भी कर सकते हो। सेम किसके तरह अबाउट कर सकते हो, रो 3 के अबाउट भी कर सकते हो, है ना। और सेम टाइप का कैलकुलेशन आप कॉलम के अबाउट भी कर सकते हो, है ना। तो डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है जो हमें यहां पे लिखना है, ठीक है, लिख लो, है ना। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड और ओपनड about any rows और any columns, ठीक है, किसी भी रोज या किसी भी कॉलम्स के अबाउट आप ओपन कर सकते हो। लेकिन जब आप ओपन करोगे तो वही मेथड आप याद रखोगे। जैसे मैंने R1 के अबाउट ओपन किया तो रो 1 के सारे एलिमेंट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, है ना, और एक एक कॉलम के एलिमेंट को एलिमिनेट करके 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का मैं एलिमेंट बनाते जा रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मैं इसी को मैं कॉलम के अबाउट ओपन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, सेम में ले लेता हूं, सेम मैट्रिक्स में ले लेता हूं मैं इसको, आपको कॉलम के अबाउट आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कॉलम के अबाउट ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक डिटर्मिनेंट फिर से यहां पे ले रहा हूं, A11 A12, है ना, A13, फिर से मैं वही लिख रहा हूं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिया है। और अब मैं आपको कॉलम 3 के अबाउट ओपन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सेम टाइप से आप कोई सा भी रो कॉलम ले सकते हो, अबाउट कॉलम 3, ठीक है, अबाउट कॉलम 3 और अबाउट C3, ठीक है। तो अबाउट C3 में कर रहा हूं, देख लो, जब C3 पे जाओगे तो C3 के सारे एलिमेंट को आप इग्नोर कर दो और एक एक एलिमेंट को आप चूज करते जाओ, है ना। तो पहला वाला लेंगे, ये वाला, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट कहां पे क्रॉस हुआ है, A13 पे, तो A13 लिखो। और उसके बाद देखो दोनों को, थर्ड कॉलम तो हमें हटाना ही है, फर्स्ट रो को हटाने के बाद क्या बचा आपके पास डिटर्मिनेंट, A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला हो गया। फिर दूसरे पे आएंगे, दूसरा कौन सा है, A23, और इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसको हटाने के बाद देखो A11 A12 A31 A32, ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। थर्ड में जब आएंगे तो देखो क्या होगा, थर्ड में क्या आ गया, A33, है ना, और A33 वाले को रो और कॉलम को हटाया, थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो क्या बचा, A11 A12 A21, है ना, A22, ठीक है। अभी देखो बीच में मैंने साइन यूज नहीं किया है, तो अब अगर आपको साइन में कभी पे भी दिक्कत आ रहा हो कि साइन कैसे लगाना है हमें, तो साइन देख लो, साइन कैसे होगा, इस पोजीशन का कौन सा रो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो -1 रेज टू द पावर फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, टोटल सम कितना हो गया 4, तो -1 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहां पे साइन प्लस हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो दोनों का सम कितना हो जाएगा 5, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मूव करता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि इसका साइन प्लस होगा, इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, इसका प्लस हो गया तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, इसका प्लस हो गया तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस हो गया, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस। तो इस टाइप से एलिमेंट का साइन आप इजीली ऑल्टरनेट करके मूव कर सकते हो, बस आप साइन का ध्यान रखना
है ना, तो साइन से आप निकालोगे। और देखो मैंने C3 के अबाउट ओपन किया, इसको जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो आपका कॉलम रो 1 के अबाउट आया था, है ना। और वैसे ही अबाउट C2 भी कर सकते हो, C1 भी कर सकते हो, है ना, रो 3 भी कर सकते हो, रो 2 भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप इसको ओपन कर सकते हो, है ना। और यहां के बाद आपको सॉल्व करना तो आता है, क्या लिखेंगे, A13 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A21 A32 माइनस A31 A22, है ना, -23 और यहां पे A11 A32 माइनस A31 A12, है ना। इसी टाइप से A33 वाला भी आप लिख लो, A11 A22 माइनस A12, है ना, A21 A12, ठीक है। अब देखो हर एक पार्ट में जो भी आप डिटर्मिनेंट लोगे आपका कैलकुलेशन एक्चुअली में लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। आपका पास 4x4 का डिटर्मिनेंट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम 3x3 तक में देख रहे हैं कि 3x3 में देखो कि जब आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना हो तो हमें यह पता है कि हम किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हैं, है ना। और किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मेरा ये A11 0 होता तो क्या हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। अगर मेरा A12 0 होता तो क्या हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। अगर A13 0 होता तो क्या हमें करने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। यानी अगर एक रो कंप्लीटली अगर 0 हो जाता तो डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती, है कि नहीं। लेकिन मान लो इसमें से भी अगर दो एलिमेंट 0 होता, अगर मान लो ये और ये 0 होता तो सिर्फ हमें कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ता, ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ता। क्लियर हो रहा है। इस C3 में देखो, C3 में अगर मान लो मेरा ये दोनों एलिमेंट 0 होता तो हमें ये दोनों कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक कैलकुलेशन के बेसिस पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हमें करना ही है, बस हमें ओपन जब करना है डिटर्मिनेंट को तो ऑलवेज वो रो और कॉलम चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, है ना। क्या है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो लिख लो इसको, है ना, ऑलवेज एक्सपेंड और ओपन योर डिटर्मिनेंट about that row or column which has, है ना, और which have maximum number of zeros as its element, है ना, जिसके एलिमेंट जो हो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, ठीक है। तो हमें उसी रो या कॉलम के अबाउट ओपन करना है। अगर किसी मैट्रिक्स में दो जीरो हमें कहीं दिखाई पड़ जाए तो उसी जीरो के अबाउट ओपन करोगे, देखो कि वो कौन से रो कौन से कॉलम में आ रहा है, जिसके अबाउट होगा उसी के अबाउट उसको ओपन करेंगे। अगर किसी में एक ही जीरो है तो हम उसी के अबाउट ओपन करने का ट्राई करेंगे ताकि हमारा एटलीस्ट कुछ तो कैलकुलेशन कम हो। और अगर किसी में कुछ भी जीरो नहीं है तब किसी के भी अबाउट ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट को ओपन करना होता है और इस तरीके से आप इसको ओपन करके लिख सकते हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं 4x4 का, जबकि 4x4 आपसे आएगा नहीं, पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको करना आना चाहिए, है ना। तो देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स, है ना। तो अगर आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स हो तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 4x4 को पहले 3x3 में ले जाना पड़ेगा और 3x3 को 2x2 में ले जाना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने 3 यहां से आगे मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था, याद होगा, 3 से 2 में गए थे और फिर 2 को सॉल्व किया था। अगर 4 होगा तो 4 से 3 में जाएंगे और 3 से फिर 2 में जाएंगे। तो जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपका कैलकुलेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, 4x4 का मैं एक डिटर्मिनेंट ही डायरेक्टली ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी न किसी मैट्रिक्स से बना होगा।
ठीक है, तो मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं ABCDEFGHIJKL, है ना, MNOP, इस टाइप से मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब मुझे अगर इसमें ओपन करना होगा तो फिर से मेरे पास वही मेथड है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हैं। तो मान लो मैं रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं, किसके अबाउट ओपन कर रहा हूं, अबाउट रो 1, है ना। तो रो 1 के अबाउट अगर ओपन कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट को तो हटा देना है। ठीक है, जिसको हटाया उसका पहला कॉलम देखो क्या है, तो पहले कॉलम को भी हटा दो। एलिमेंट क्या होगा, ए, है ना, तो ए एलिमेंट लिखा और इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद क्या क्या बचा उसको आप लिख दो। तो FGHJKLNOP, समझ में आ गया। इसका साइन क्या होगा, प्लस का, क्योंकि 1 1 प्लेस पे है, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा इस पे आएंगे, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां पे मैं -B लिखूंगा, है ना। और यहां पे देखो इसको हटा दिया तो क्या क्या बच गया, EGHIKL और MOP। ठीक है, ये मैंने दूसरा लिख दिया। फिर थर्ड का साइन क्या होगा, प्लस का, इसको हटा दिया तो +C इंटू क्या बच गया, EFH, देखो IJL और MNP। ठीक है, और फोर्थ पे जाएंगे D वाले पे, साइन नेगेटिव है, D को हटा दिया, नेगेटिव साइन D में क्या बचेगा, EFGIJKMNO। क्लियर है, ये देखो, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये मेरा पहला हो गया। अब लेकिन अब मैंने इसको 4x4 को 3x3 में कर लिया, है ना। अब यहां से आपको इसको 3x3 की तरफ फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो आपके पास कितने डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहे हैं, है ना। अब यहां से मैं एक को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, तो इसको जब नेक्स्ट वाले पार्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, ए तो होगा ही, उसके बाद इस वाले को ओपन करेंगे तो फिर से रो और कॉलम आप खुद से चूज कर सकते हो। मान लो मैं पहले के अबाउट ही ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, F इंटू इसका डिटरमिनेंट आप लिखोगे, है ना। तो KLOP, और KLOP को सॉल्व करना आता है तो मैं डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करके लिख रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, KP माइनस OL। ठीक है, फिर से सेकेंड वाले पे जाओगे तो क्या होगा, माइनस टाइम्स G इंटू क्या बचेगा, JPLM, तो मैं लिख लूंगा JP माइनस LN। और थर्ड वाला H पे आएंगे, है ना, H वाला हो गया, तो ये H वाले के लिए क्या आ जाएगा, JO माइनस NK। ठीक है, ये मेरा पहला वाला पार्ट सॉल्व हुआ, सिर्फ इतना वाला, है ना, सिर्फ इतना मैंने सॉल्व किया। तो ये सब के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई करो पूरा ऐसे। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, -B के साथ ये सेकेंड वाला डिटरमिनेंट 3x3 का भी सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से आपके पास 3 मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप का फिर से जनरेट होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक सॉल्व कर देता हूं, इसको भी मान लो रो 1 के अबाउट में ओपन कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, E इंटू KP माइनस LO माइनस G इंटू, है ना, सेकेंड रो का करोगे तो क्या आ जाएगा, IP माइनस LM प्लस H इंटू, ठीक है, साइन का ध्यान रखना कि हर एक एलिमेंट का साइन कैसे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, IO माइनस KM, है ना, ये मेरा सेकेंड हो गया। तो ये मैंने सेकेंड आपका सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे ही आपको थर्ड सॉल्व करना है, फोर्थ सॉल्व करना है ना। तो कैलकुलेशन आपका कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आप C वाला सॉल्व करोगे और फिर आप D वाला उसी तरीके से सॉल्व करके यहां पे लिखोगे और फाइनली आपके पास आंसर आएगा, है ना। तो जनरली 4x4 का आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आता है तो क्या करना है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 4x4 हो गया, वैसे ही 5x5 का भी हो सकता है ना। तो 5x5 होगा तो फिर से कितना कैलकुलेशन होगा इन्वॉल्व, आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझना है। जनरली आपको 3x3 से ज्यादा वो नहीं देगा, तो कितना कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हमें किसी तरीके से कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और रिड्यूस करने का जो बेसिक आइडिया है ना, इस रिड्यूस करने का बेसिक आइडिया हमारे पास ये वाला है कि हमें हमेशा उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करना है जिसके अबाउट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और आपके पास मिनिमम कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो ये चीज करना है।
लेकिन फिर भी हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उस एक प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे पास और भी ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को हम यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपने सारे रोज और कॉलम से ओपन करना एटलीस्ट आप सीख गए हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आप जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 आप कंप्लीट कर सकते हो। सिंपली आप बस मल्टीप्लिकेशन करना सीखो, है ना। सिंपली आप ओपन करो, जैसे आप 3x3, 2x2, 1x1 या 4x4 को ओपन करते हैं, एटलीस्ट आप वो करना सीख जाओ। एक्सरसाइज 4.1 में बस वही है, सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसी हिसाब से एलिमेंट्स को ओपन करके, है ना, बस सिंपली ओपन करो और कुछ भी मत सोचो। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप सीखो कि कैसे करना है, और फिर उसको सॉल्व करना सीखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी पे सीखेंगे, कैसे प्रॉपर्टी बेस्ड पे हम लोग डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको जितना कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में उतना कैलकुलेशन हमारे पास होगा नहीं, है ना। ये बस अभी बेसिक पार्ट है, इसलिए हम इसको इसमें अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि सिंपली आप ये सारा कैलकुलेशन करना एटलीस्ट सीख जाओ, ताकि जब आगे आप जाओगे तो इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, है ना। 1-2 लाइन में आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।